हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पिंकी चौधरी एंड आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर के बचे हुए कुछ कॉन्सेप्ट है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर 1 डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, तो जो बचे हुए टॉपिक है उनको आज स्टडी करेंगे। देन हमारा फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज इस वीडियो में जो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक बच गए हैं वो है पीपीसी मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। देन सेकंड टॉपिक है अपॉर्चुनिटी कर्व। देन लास्ट टॉपिक है मार्जिनल कॉस्ट। तो इसमें सबसे पहले आएगा पीपीसी। इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है पीपीसी यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है that shows the maximum possible output combination of two goods and services an economy can achieve when all resources are fully and efficiently employed. It means किसी भी दो चीज़ों का प्रोडक्शन या उत्पादन इस तरह से करना कि जो हमारे पास रिसोर्सेज है वो पूरी तरह से यूज़ हो जाए, या फिर ये कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट हमें मिल जाए उतने ही रिसोर्सेज में। या हम ये भी कह सकते हैं कि इसका मतलब होता है कि किसी भी दो चीज़ का अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो हम इस तरह से करें कि हमारे पास जो भी चीज़ें हैं उनमें ही अच्छी तरह से प्रोडक्शन हो जाए या ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट प्रोड्यूस हो और कुछ भी वेस्टेज ना हो। तो इसे ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या पीपीसी कहते हैं। इसमें कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर क्या होता है। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, पीपीसी को ही हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के नाम से भी जानते हैं। मतलब अगर इन तीनों में से कुछ भी नाम आए, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, तो तीनों की डेफिनेशन एक ही होगी। ओके, अब नेक्स्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी सेट मीन्स डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स that can be produced from a given amount of resources and a given stock of technology knowledge। ये भी वही सेम है जो पीपीसी में बताया था, बस इसमें कर्व की बात करते हैं और इसमें सेट आ जाता है। मतलब जो हमारे पास रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसी में दोनों गुड्स को ऐसे कॉम्बाइन प्रोड्यूस करे कि कुछ वेस्टेज भी ना हो और कुछ कमी भी ना रहे। मतलब अगर कर्व और सेट में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे तो कर्व होता है जो हम ग्राफ पे शो करते हैं और सेट होता है जो हम एक टेबल के रूप में शो करते हैं। ओके, अब इसमें बात करते हैं एजम्पशन की। एजम्पशन मीन्स होता है कि एजम्पशन मीन्स होता है जैसे कि अब ऐसा कुछ करेंगे, मतलब जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो यही अप्लाई होगा जब कुछ चीज़ें हम फिक्स्ड रखेंगे। मतलब कि ये तभी अप्लाई होगा, या किसी भी चीज़ की हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो उसमें कुछ चीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये चीज़ ऐसी ही होगी, या उसमें कुछ चीज़ें पहले से फिक्स होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब हम हमेशा ये कुछ चीज़ें ऐसी लेकर चलेंगे कि वो चेंज नहीं होंगी, तो उसे ही एजम्पशन कहते हैं। तो इसकी जो एजम्पशन है उसमें क्या आएगा, नंबर 1 हम ये मानकर चलेंगे कि इकोनॉमी बस दो गुड्स का प्रोडक्शन करेगी, मतलब पूरी इकोनॉमी में बस दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। नंबर 2 में जो आएगा, जो हमारे पास रिसोर्सेज होंगे वो फिक्स्ड होंगे, मतलब हर चीज़ों की एक लिमिट फिक्स होगी। ऐसा नहीं होगा किसी भी चीज़ की कोई कमी ही नहीं है, तो सारे रिसोर्सेज लिमिटेड होंगे या फिक्स्ड होंगे। देन नंबर 3 पे आएगा रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफाइड। इसका मतलब होता है जैसे दो गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये रिसोर्सेज या ये रॉ मटेरियल सिर्फ एक्स गुड के लिए है या ये वाई गुड के लिए है। उनको हम शिफ्ट कर सकते हैं, मतलब जहाँ ज़रूरत होगी, जिस गुड्स के लिए ज़रूरत होगी वहाँ हम शिफ्ट कर सकते हैं।
उसे ही हम रिसोर्सेज आर नॉट स्पेसिफाइड कहते हैं। ओके, देन नंबर 4 आएगा रिसोर्सेज आर फुली एम्प्लॉयड। इसके दो मतलब होंगे। पहला ये कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज है वो पूरी तरह यूज़ होने चाहिए, कुछ बचना नहीं चाहिए। और दूसरा ये होगा कि जो हम प्रोडक्शन में यूज़ कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मतलब जहाँ ज़रूरत है सिर्फ वहीं यूज़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ज़रूरत नहीं है फिर भी यूज़ कर रहे हैं कुछ रिसोर्सेज को। ओके, जैसे कि लाइट होती है तो उसकी अगर ज़रूरत नहीं है जिस रूम में, उसको बंद कर दो। जैसे प्रोडक्शन में बहुत जगह प्रोडक्शन होता है, तो जैसे लंच करने गए तो उसको उस टाइम बंद कर दो। तो ऐसे यही एक एग्जाम्पल है। ओके, तो ये होता है रिसोर्सेज को फुली एम्प्लॉयड होना। नंबर 5 पर आएगा जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं किसी प्रोडक्शन के लिए वो फिक्स्ड होनी चाहिए। ये नहीं है आज हमने मशीन से कुछ बनाया और कल वही चीज़ किसी वर्कर से बनवाने लग गए। तो टेक्नोलॉजी फिक्स्ड होनी चाहिए। नंबर 6 पे आएगा रिसोर्सेज आर इफेक्टिवली एम्प्लॉयड। मतलब जिस टाइम जिस रिसोर्सेज की ज़रूरत है तभी यूज़ करना, इसको हम कहते हैं इफेक्टिवली, मतलब टाइम पर यूज़ करना। तो ये थे अजम्पशन। अब बात करते हैं शेप ऑफ पीपीसी कर्व। पीपीसी कर्व की शेप कैसी होती है, या कई बार एग्जाम में आ जाता है कि पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप या कनकेव या कन्वेक्स कैसी शेप होती है, या फिर ऐसी शेप क्यों होती है। तो पहले बात पीपीसी की शेप क्या होती है। पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप होता है। ओके, अब ये होता क्यों है। डाउनवर्ड स्लोप पीपीसी कर्व मीन्स इफ अ कंट्री wants to produce more of one goods, then it has to produce less of other goods। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें ये मानकर चलते हैं कि कोई भी कंट्री सिर्फ 2 गुड्स प्रोड्यूस करेगी। तो अगर कोई कंट्री एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहेगी तो दूसरा गुड्स उसको कम प्रोड्यूस करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। तो आप चाहो तो जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं, और जिसने देखा है तो वो फिर से जाकर देख सकते हैं। तो इस वजह से पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अब बात आती है कनकेव की। तो कनकेव शेप मीन्स स्लोप ऑफ पीपीसी इंक्रीज। स्लोप ऑफ पीपीसी मीन्स अभी आपको बता ही दिया है एक गुड्स अगर ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन कम करना होगा या गिव अप करना होगा। मतलब अगर हम एक गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करें तो दूसरा हमें कम प्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर एक कम करें तो दूसरा हम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, चलो इसको ग्राफ से और समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पीपीसी। इसमें नीचे की जो साइड मतलब एक्स एक्सिस पर गुड्स एक्स ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर गुड्स वाई ले लेते हैं। इसमें ये लाइन दिख रही है आपको जो डाउनवर्ड जा रही है, पी ए बी सी डी ई पी, ये स्ट्रेट लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो इसमें समझ लो आपने एक गुड्स 10 प्रोड्यूस किया और दूसरा 1 प्रोड्यूस किया, तो वो या तो पॉइंट ए बनेगा या पॉइंट ई। ऐसे ही अगर हम एक गुड्स को प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरे को अपने आप कम होता चला जाएगा। तो अगर हम प्रोडक्शन सिर्फ इन पॉइंट्स पर कर सकते हैं, हमारा जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ इन पॉइंट्स पर हो सकता है, या ये कह सकते हैं इस लाइन पर हो सकता है। कौन सी लाइन, ये जो पी ए बी सी डी ई पी वाली है। क्यों हो सकता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो अगर हम एक का प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे तो दूसरों का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो इसे हम अटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन बोलेंगे। मतलब इतना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं या इन पॉइंट्स पर हम मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे ज़्यादा या इससे कम क्यों नहीं कर सकते। तो देखो इसमें 2 पॉइंट्स आपको और नज़र आ रहे हैं।
पॉइंट G और पॉइंट F। तो अगर हम पॉइंट F पर प्रोडक्शन करेंगे तो इसका मतलब है हम प्रोडक्शन कम कर रहे हैं या रिसोर्सेज हमारे पास अभी भी है। तो अगर रिसोर्सेज है तो और प्रोडक्शन करो, नहीं है तो वो रिसोर्सेज या रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाएगा अगर और प्रोडक्शन नहीं करेंगे। तो इस पॉइंट को हम जो इस लाइन के अंदर की साइड या लेफ्ट हैंड साइड आएगा उसे हम कहेंगे इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ऐसे ही बात आती है पॉइंट G की, या इस जो लाइन PPC के इसके जो लाइन है PPC इसके जो बाहर की साइड आएगा या राइट हैंड साइड आएगा, वहाँ जो हम प्रोडक्शन करेंगे उसे हम कहेंगे अनअटेनेबल आउटपुट कॉम्बिनेशन। हम इतना प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते। पॉइंट G या ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग PPC लाइन है इसके बाहर हम प्रोडक्शन कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज इतने हैं ही नहीं। जब कुछ रॉ मटेरियल ही नहीं बचेगा या कुछ रिसोर्सेज ही नहीं है, रिसोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे तो हम प्रोडक्शन किस चीज़ का करेंगे, किस चीज़ से करेंगे। तो इसलिए हम PPC लाइन के बाहर भी कोई प्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो प्रोडक्शन हम सिर्फ इस लाइन पर कर सकते हैं, PABCDE और P, ये जो लाइन है सिर्फ इस पर प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओके, तो अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं स्लोप ऑफ PPC के फॉर्मूले। तो स्लोप ऑफ PPC इक्वल टू चेंज इन Y डिवाइडेड बाय चेंज इन X इक्वल टू अमाउंट ऑफ Y लॉस्ट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ गुड X गेन। देन जो इसका आंसर आएगा वो इक्वल टू होगा MTR या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। इसमें जो चेंज है उसे ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। जैसे मैंने ऊपर बोला चेंज इन Y, तो ट्रायंगल हम चेंज के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गया PPC। अब बात आती है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की। तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मीन्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ गुड्स X इन टर्म्स ऑफ गुड्स Y गिवन अप। मतलब जितना गुड्स Y ने गिव अप किया है गुड्स X के प्रोडक्शन के लिए, वही मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। इसको हम मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर MRT के नाम से भी जानते हैं। ये ही PPC का स्लोप भी होता है। मतलब गुड X को जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए गुड Y ने सेक्रीफाइस किया है वही MRT होता है। इसको हम लॉ ऑफ इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। ये वो रेट होता है जो हम एक गुड्स को एक्सपेंड करने के लिए दूसरे गुड्स को सेक्रीफाइस करते हैं। अब नेक्स्ट आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी गिवन अप। इसमें हम कह सकते हैं कि कोई भी प्रॉफिट, वैल्यू या किसी भी चीज़ का गिव अप करते हैं किसी और चीज़ को पाने के लिए, वही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहलाती है। PPC को हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व इसलिए ही कहते हैं क्योंकि उसमें हम किसी एक गुड्स के लिए दूसरे गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओके, अब शेप की बात करते हैं। तो अगर PPC कन्वेक्स होगा तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। अगर इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी मतलब MRT भी डिक्रीज होगा। अब PPC स्ट्रेट डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो MRT कांस्टेंट होगा। अगर PPC लाइन स्ट्रेट है डाउनवर्ड स्लोपिंग जैसे कि पहले थी तो MRT उस कंडीशन में कांस्टेंट होगा। ओके, नाउ आई विल टेल यू दैट opportunity cost are the fundamental cost in economics and are used in computing cost benefit analysis। हालांकि ऐसी कॉस्ट अकाउंट बुक में रिकॉर्ड तो नहीं होती है, बट इट रिकॉग्नाइज्ड इन डिसीजन मेकिंग बाय कंप्यूटिंग कैश आउटलेस एंड देयर रिजल्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तो आज इस वीडियो में हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़े।
जो चैप्टर 1 में बचे हुए कॉन्सेप्ट थे। कौन कौन से थे? पीपीसी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आज इस वीडियो के साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाता है। बाकी अगर आपको कुछ इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इतने आप इसे अच्छे से पढ़िए, जो भी कन्फ्यूज़न हो वो कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन चाहिए तो बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।